हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर डिबेंचर्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या होता है? बेसिकली जब एक कंपनी को लोन चाहिए होता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो बैंक के पास जाके लोन ले ले। ठीक है, कंपनी को जब एक लोन की रिक्वायरमेंट है, जब बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लोन मांगती है। तो पब्लिक को भी बैंक पे डिपॉजिट्स पे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए वो अपने पैसे को किसको दे देते हैं, कंपनी को, एज अ लोन की फॉर्म में। तो जब पब्लिक कंपनी को लोन देती है तो उस लोन को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। अब पब्लिक ने लोन दिया कंपनी को और बदले में कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी एज अ प्रूफ। उस डॉक्यूमेंट का ही नाम क्या होता है, डिबेंचर्स। ठीक है, तो कंपनी के लिए डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी है, जैसे एक लोन होती है लाइबिलिटी, उसी तरह डिबेंचर्स भी एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे इस डिबेंचर्स चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इस चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक्स आएंगे। पहले हम देख लेते हैं ना कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ रिडम्पशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो बस इस चैप्टर में आप 3 टॉपिक्स ये कवर कर लो और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक अब हम करने लगे हैं। टॉपिक नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में हमारे पास आगे सब 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अदर देन कैश, एंड लास्ट है हमारे पास एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को अब हम डिटेल में देखेंगे। ये चैप्टर का बेसिक है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर हमने डिबेंचर्स कैश में इशू किए हैं तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। अब जब हम पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम वो कैश इकट्ठा मंगवा लें, जिसको हम बोलेंगे इशूड इन लंप सम। इशूड इन लंप सम, जब पैसा इकट्ठा मंगवा रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल 100 का डिबेंचर था और हमने 100 के 100 इकट्ठे ही मंगवा लिए, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद इन डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर्स में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अब ये परसेंटेज दिखाती है इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना अभी, ये सिर्फ आपको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर है, अगर लमसम में हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो क्या एंट्री डलेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को फिर हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स में। ठीक है, और अमाउंट, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे आ रहे हैं तो 100 से ही हम इसको डाल देंगे। ठीक है जी, चलो ए पार्ट हो गया हमारा कि अगर हमने लमसम में इशू किया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, कि अगर हम ये कैश इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं, मतलब इकट्ठे नहीं मंगवाया हमने इसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया है। ठीक है, सपोज 100 का डिबेंचर था, मैंने 25 एक बार में मंगवा लिए, 20 एक बार में मंगवा लिए। ठीक है, और 55 एक बार में मंगवा लिए। तो जैसे हमने शेयर कैपिटल चैप्टर किया हुआ है, आपको पता है पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट और फिर तीसरी को कॉल्स। अब उस केस में क्या एंट्री डलेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे पिछले में हमने डाला था कि एप्लीकेशन मनी आ रही है, इसमें भी सबसे पहले ये 25 रुपीज़ आएंगे, तो वो 25 रुपीज़ आने की एंट्री क्या होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब साथ में अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमने एप्लीकेशन मंगवाई है।
और इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या अमाउंट लिखेंगे, एप्लीकेशन कितने की थी जल्दी बताओ, 25 की, बिल्कुल सही। तो ये वाली एंट्रीज आएंगी 25 से। ठीक है जी। चलो, अब हमारी एक इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई। अगली इंस्टॉलमेंट क्या थी बताओ एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट, सही। अब अलॉटमेंट मंगवाएंगे नहीं, ठीक है ना, सॉरी मंगवाएंगे, रिसीव नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब आपने एप्लीकेशन मनी तो ले ली, अब आपको उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा ना कि अपनी अगली इंस्टॉलमेंट भेज दो। तो पहले अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गई मंगवाने की। उसके बाद जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था, अलॉटमेंट। ठीक है, पहली एंट्री थी आपकी ड्यू करने की, और दूसरी वाली हो गई आपकी ये ड्यू करने की, और ये वाली किसकी हो गई, पैसे को रिसीव करने की। जैसे अलॉटमेंट थी हमारी 20 की, तो ये वाली एंट्री आ जाएगी आपकी 20 से। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। चल आगे करते हैं। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है हमारी, कॉल। अब कॉल भी पहले ड्यू फिर रिसीव, तो कॉल ड्यू करनी है तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर ये कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। अब बताओ कॉल की अमाउंट कितनी थी, ऊपर हमने कितनी लिखी थी, ये देखो 55 लिखी थी ना, तो अब कॉल की अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50 से। 50 थी या 55 थी, 55 थी। ठीक है, चलो 55 से ये आ गई। ठीक है जी, तो पहला स्टेप क्लियर है कि अगर हम लमसम में इशू कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स में इशू कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं। देखो अब क्या होता है, कई बार जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 100 में, अब कंपनी की मर्जी है 100 वाला डिबेंचर वो 100 पे भी इशू कर सकती है, 100 वाला वो 90 पे भी इशू कर सकती है, और 100 वाला ही वो 110 पे भी इशू कर सकती है। ठीक है जी, अब जब 100 वाला 100 पे करेगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एट पार, और 90 पे जब करेगी, आप बताओ 100 की चीज़ 90 पे दी तो एट डिस्काउंट, और जब 100 की चीज़ 110 में दी तो एट प्रीमियम, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अभी हमने जो ऊपर एंट्रीज की थी वो सारी किसकी थी, एट पार वाली। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट या प्रीमियम आ जाए फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो बात बहुत सिंपल है। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने ये डिस्काउंट और प्रीमियम को कहाँ एज्यूम करना है, एज्यूम्ड टू बी ऑन अलॉटमेंट, एज्यूम्ड टू बी ऑन अलॉटमेंट। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये डिस्काउंट और प्रीमियम हमने कहाँ दिया है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, इस चीज़ को खास ध्यान रखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही चीज़ दिखेगी कि क्वेश्चन आपका क्या होएगा, साइलेंट होगा, तो आपने उसको कहाँ एज्यूम कर लेना है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होएगी, क्योंकि आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो एंट्री भी आपकी अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होगी। तो जो आप अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री डालते हो, ड्यू वाली अलॉटमेंट की एंट्री क्या थी, ड्यू वाली मंगवाने की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, यही थी ना अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अब हमारे पास दो केस है, या तो हो सकता है डिस्काउंट या हो सकता है प्रीमियम। अब डिस्काउंट देना कंपनी के लिए फ़ायदा है या नुकसान, नुकसान है, खर्चा है, और खर्चों को हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट, बिल्कुल सही। तो इस डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने 100 का डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया होगा फिर क्या एंट्री डालेंगे बताओ, महंगा देना फ़ायदा है या नुकसान, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। फ़ायदा है। ठीक है, तो महंगा देना कंपनी का फ़ायदा है, तो वो फ़ायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किस नाम से आएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, अब अमाउंट देख लेते हैं इसमें कैसे डलेगी। 100 का डिबेंचर था, मैंने
मैंने 90 पे दिया, तो 10 का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट के कॉलम में आप क्या डाल दोगे, 10। और इसी तरह यहाँ पे प्रीमियम था 10 का, तो प्रीमियम के आगे आप क्या डाल दोगे, 10। परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे आ जाएगा 100, अलॉटमेंट के आगे 90, परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे 100 और अलॉटमेंट के आगे 110। ठीक है, बताओ क्लियर है। ये मैंने आपको लमसम के केस में बताया है कि अगर हम इकट्ठा मंगवा रहे हैं तो। ठीक है जी, बताओ इजी है। एक बार आपको ऊपर भी करके दिखा देती हूँ, रुको। ये देखो लमसम के केस में, ये देखो ये लमसम के केस की एंट्री थी। अगर यहाँ पे आपको डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आना होगा, तो आप डिस्काउंट को यहाँ बीच में क्या कर दोगे, डेबिट। और अगर प्रीमियम पे होगा तो 2 SPR को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, मतलब इसी एंट्री में आपको एडजस्टमेंट करनी है। क्लियर। इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाते हैं। इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको भी बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको अलॉटमेंट पे मानना है, तो अलॉटमेंट की एंट्री ये रही, और ड्यू वाली के साथ मानना है तो एंट्री ये रही। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट लेना है, और अगर प्रीमियम होगा तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कर दोगे। ठीक है जी, बताओ क्लियर, इजी इजी। तो अब देखो हमने क्या स्टार्ट किया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये वाला टॉपिक हो गया है हमारा डन। ठीक है, अब हम करेंगे अदर देन कैश वाला। ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश। ठीक है, जल्दी से हेडिंग बना लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो, अब ये क्या होता है कि अगर हम डिबेंचर्स को कैश के अलावा किसी काम के लिए इशू कर रहे हैं, जिस एग्जांपल आपने एसेट लिया उसके लिए डिबेंचर दे दिए, आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस, रनिंग बिजनेस परचेज किया, उसके लिए आपने डिबेंचर ले लिए, ठीक है, सॉरी दे दिए। तो उन चीज़ों में हम ये एंट्री डालते हैं जहाँ पे बिना कैश के हम डिबेंचर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट। हाँ जी, बताओ एसेट खरीदने की क्या एंट्री होती है ना, +1 में अच्छे से पढ़ के आए हो, भूल गए? चलो मैं बता देती हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, एसेट्स आपको पता है डेबिट होते हैं, वैसे भी डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, इसलिए एसेट को डेबिट किया, वेंडर को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि उस पर उससे हमने उधार पे इस एसेट को लिया है। ठीक है, अब जो ये वेंडर हैं इनको हमने देनी है डिबेंचर, तो वेंडर को डिबेंचर देने की क्या एंट्री आएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये डिबेंचर्स हम दे रहे हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अभी हमने किया कि क्या करते हैं, डेबिट, तो डिस्काउंट को आप बीच में क्या कर दोगे, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और उसी तरह अगर इसको आपने प्रीमियम पे दिया है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब याद रखना डिस्काउंट और प्रीमियम में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो आप चीज़ को सस्ता दे सकते हो या महंगा। ठीक है ना, एक टाइम पे दोनों नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10,000 का एसेट था, तो पहली एंट्री में आ गया 10,000, और आपने 10,000 के डिबेंचर्स उसको इशू करने हैं। ठीक है, 10,000 के डिबेंचर्स इशू करने हैं, और एक डिबेंचर की वैल्यू है, 1 डिबेंचर की वैल्यू है ₹100। ठीक है, और आपने ये 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 100 का डिबेंचर था, 10 रुपये के डिस्काउंट पे दिया, तो मतलब कितने का दिया, 90 का। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो कि कितने डिबेंचर्स दिए आपने। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, या एक काम करो, यहाँ वैल्यू ऑफ एसेट को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ लिख लो अमाउंट ड्यू टू वेंडर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, अमाउंट कितनी देनी थी वेंडर को एसेट की, 10,000। इशू प्राइस का मतलब होता है जितने का आपने डिबेंचर दिया, 100 का डिबेंचर था, 10 डिस्काउंट पे कितने का दिया, 90 में, है ना, 90 में दिया। तो कितना आ गया आंसर इसका, ये आंसर आपका पॉइंट्स में आ जाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग। हाँ जी बच्चों, हमने यहाँ पे 10,000 लिया हुआ एग्जांपल, है ना, 10,000 का एसेट लिया, इसको चेंज करके कर देते हैं 90,000, नहीं तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा।
तो 90,000 वेंडर को देने थे, एक डिबेंचर था 90 का, तो कितने डिबेंचर हो गए हमारे पास 1000। तो अब एंट्री डालेंगे, वेंडर को कितने पैसे देने थे 90,000, डिस्काउंट कितने का था 1000 डिबेंचर्स थे, पर डिबेंचर पे डिस्काउंट था 10 रुपये का 10,000, और डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से जाएंगे जब परसेंटेज डिबेंचर्स लिखते हैं, तो 1000 डिबेंचर्स थे और एक डिबेंचर था 100 का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया तो इस क्वेश्चन में अब आपके पास SPR नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक आता है हर क्वेश्चन में। ठीक है जी, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो हमने क्या लिखा था, फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब सेकेंड पार्ट हम क्या लिखेंगे, फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, आपके सब क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब किसी का चलता हुआ बिजनेस आपने खरीदा है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, उसके एसेट हमारे एसेट, तो एसेट्स क्या हो जाएंगे सारे डेबिट। फिर उसकी लायबिलिटीज़ आपकी लायबिलिटीज़, मतलब हमारी लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट। अब उसके एसेट हमारे एसेट, उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, फ्री में तो देगा नहीं, तो वेंडर को भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी पैसे देने हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमारी ये एंट्री ना टैली नहीं होती है, तो आपको चेक करना है डेबिट में कितनी अमाउंट है और क्रेडिट में कितनी है, दोनों का डिफरेंस लोगे आप, तो जहाँ पे पैसे बच रहे हैं, एज्यूम कर लो कि क्रेडिट में बच रहे हैं, तो क्रेडिट में अगर पैसे बच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। और अगर डेबिट में पैसे बच रहे हैं तो वो आपकी आ जाएगी गुडविल। ठीक है जी, अगर डेबिट में पैसे बच रहे हैं तो वो आपकी आ जाएगी गुडविल, और अगर क्रेडिट में बच रहे हैं तो वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब याद रखना इनमें से भी कोई एक ही आएगा, क्योंकि या तो पैसे यहाँ बचेंगे या यहाँ बचेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मान लो एसेट्स थे 1 लाख के, लाइबिलिटीज़ थी 40,000 की। ठीक है, और आपने वेंडर को पैसे दिए 70,000। अब टोटल करके देखो, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, है ना, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना है, 7 + 4 11, 1,10,000। तो 1,10,000 क्रेडिट में है, डेबिट में है 1 लाख, तो 10,000 का फ़र्क है, और डेबिट साइड में बच रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, गुडविल। ठीक है, और इसी तरह अगर क्रेडिट में बच रहे होंगे तो उसको हम नाम दे देंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री बन गई है। अब वेंडर को पेमेंट करनी है, वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने पिछले एंट्री में डाला, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, डिस्काउंट लिख दिया मैंने गलती से, टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स भी आपके डिस्काउंट पे हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पे, डिस्काउंट होगा तो डेबिट, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, वो आपको पता ही है, सेम पिछले वाली एंट्री जैसे हमने ये वाली की थी। ठीक है, बताइए क्लियर है। ठीक है जी, चलो इसका आपने एक बार देखनी है एंट्री तो देख लो, फिर आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखो कहाँ पे कर रहे थे, मेन टॉपिक पे आते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये देखो ऊपर ऊपर आ जाओ। हाँ जी, पहला टॉपिक था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, फिर था अदर देन कैश, ये भी हो गया। बस लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, अगर हम डिबेंचर्स को कोलेट्रल इशू कर रहे हैं। अब देखो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, देखो जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो जब आप कोई चीज़ गिरवी रखते हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक कहता है मुझे और सिक्योरिटी चाहिए उसके बदले में, लोन के बदले में, तो जब आप डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी रख देते हो, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। ठीक है, तो मतलब गिरवी रखना एक तरह। ठीक है, अब इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल, इसमें आपका टॉपिक कैसे बनेगा, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, और एक केस है हमारे पास व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, अगर तो कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी फिर तो आपको पता ही है कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपका क्या बनेगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, अगर तो जनरल एंट्री नहीं पास करनी तो फिर तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, और अगर करनी है तो बस एक ही एंट्री डालनी है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है जी। अब मेन जो आपको इसमें आएगा वो आएगा इसमें बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगी। इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। अब बताओ लोन कौन से हेड में आता है? बिल्कुल नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में किस हेड के अंदर आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे नोट नंबर 1 और नीचे आपने क्या ड्रॉ कर देना है? नोट नंबर 1। नीचे हम नोट नंबर 1 को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये लो नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले जो लोन लिया वही लिखेंगे। मान लेते हैं बैंक लोन है तो बैंक लोन आएगा। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट होगी वो आप लिख दोगे। ठीक है, अगर तो जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं तो बस इसके नीचे ब्रैकेट में आप नरेशन की तरह लिख देंगे इशूड, जितने भी डिबेंचर्स होंगे आपके। ठीक है, मान लो 1000 डिबेंचर्स हैं, इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस, अगर जनरल एंट्री नहीं पास करनी। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, बैंक लोन लिखा, ब्रैकेट में एक नरेशन की तरह काम आपने नरेशन की तरह लिख देना है। ठीक है जी, ये कब लिखना है? when journal entry is not passed, when journal entry not passed। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स आपको बना के दिखा रही हूँ when journal entry is passed। ठीक है, बैलेंस शीट सेम रहेगी, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में ही चेंज आता है, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे दोबारा, सेम वही हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सबसे पहले बैंक लोन, जितने का भी आपका बैंक लोन है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, उसमें जैसे हमने लिखा था नीचे ब्रैकेट में, अब यहाँ ब्रैकेट में मत लिखना, सीधा ही लिख देना इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल। ठीक है, उसकी अमाउंट जितने डिबेंचर्स होंगे लेस, हमने ऊपर एंट्री में लिखा था ना डिबेंचर सस्पेंस, वो वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब डिबेंचर में से डिबेंचर की अमाउंट माइनस हो गई तो मतलब बाहर तो नील ही रहेगा और सेम लोन की अमाउंट आपकी दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सा केस है? व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। ठीक है जी, तो दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस पता चल गया। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट्स दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर एंट्री नहीं पास करनी तो सिंपल आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, और अगर एंट्री पास करनी है तो बिना ब्रैकेट के लिखना है और उसमें से माइनस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का बेस था और सबसे बड़ा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। बाकी के 2 टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, तो अब देखो मेन पे आ जाओ। इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स थे? इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमने कर लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब ये 2